चलिए स्टार्ट करते हैं आज कॉस्टिंग में एक नया टॉपिक, मशीन आर रेट। शॉर्ट में इसको MHR बोलते हैं, मशीन आर रेट। कॉस्टिंग में ये ओवरहेड चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं इसको, मतलब ओवरहेड टॉपिक का एक पार्ट है ये मशीन आर रेट। क्या होता है मशीन आर रेट? मशीन आर रेट का मतलब होता है कि मशीन को चलाने का, फैक्ट्री में जो आप मशीन ऑपरेट करते हो, मशीन चलाते हो, उसको चलाने का 1 घंटे का कॉस्ट क्या है, उसी को बोलते हैं मशीन आर रेट। तो अगर लिखा जाए तो क्या होगा? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। मतलब मशीन अगर 1 घंटा चलेगा तो उसका खर्चा क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन आर रेट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सिंपल सा है, टोटल मशीनरी ओवरहेड्स, मशीन के पीछे क्या खर्चा लग रहा है, होल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट करने का तरीका है। मतलब करना क्या है, सीधा सिर्फ मशीन के पीछे क्या खर्चा लग रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखिए, डिनोमिनेटर में लिखिए कि मशीन कितने घंटे चल रहा है। अब जो पर घंटे का रेट आएगा, रुपया पर आवर आएगा, वो बताता है कि मशीन को ऑपरेट करने का पर घंटे का चार्ज क्या है। बेसिकली हम लोग इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के पीछे एक ही फंडा है कि हम सामने वाले पार्टीज़ लोग को, उनके जो जॉब ऑर्डर्स हैं, उनको बता सके कि हमारे यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसको ऑपरेट करने का पर घंटे का खर्चा क्या होगा। इसीलिए हम लोग मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं। ये हम लोग को एस्टिमेटेड बेसिस पे हमेशा इन एडवांस हम लोग को कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। तभी हम लोग अपने ओवरहेड्स के बारे में अगर हमको पता रहेगा, तभी हम लोग कस्टमर के जॉब ऑर्डर में इस खर्चे को इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये है सिस्टम ऑफ MHR, मशीन आवर रेट। कितने तरह का मशीन आवर रेट निकलता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ MHR। मशीन आवर रेट निकालने का 2 ही तरीका है, एक है जनरल और एक है ग्रुप्ड। जनरल मतलब सिंगल मशीन के लिए हम लोग मशीन आवर रेट निकालते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा मशीन रहेगा तो ग्रुप ऑफ मशीन्स के लिए हम लोग MHR निकालते हैं। ये जो भी आप MHR निकालोगे, सिंगल मशीन के लिए चाहे ग्रुप ऑफ मशीन के लिए, इसको निकालने के अंदर में 2 कॉन्सेप्ट है। अगर आप नॉर्मली आप सिर्फ इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को कैलकुलेट करके MHR निकाल देते हैं तो उसको हम लोग जनरल MHR बोलते हैं। ठीक है, जनरल MHR। और एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे कॉम्पोजिट MHR। जनरल MHR का मतलब यहाँ पर जो आप MHR निकालने के लिए जो आप ओवरहेड्स लेंगे, वो मशीनरी ओवरहेड्स आपका सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही होना चाहिए। सिर्फ मशीन के पीछे लगा हुआ इनडायरेक्ट खर्चा को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। कॉम्पोजिट MHR में जो MHR निकलेगा उसमें आप लोग डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट खर्चा दोनों कंसिडर करेंगे आप। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलने से क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलने से मतलब हो गया जो ऑपरेटर, जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, उनका सैलरी का खर्चा। ठीक है, मतलब हेल्पर जो है उनका सैलरी का खर्चा, इन दोनों को कंबाइंड करके जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, वो हम लोग को मशीन आर रेट में कंपोजिट MHR कैलकुलेट करते वक्त लेना पड़ता है। इनडायरेक्ट पोर्शन तो जनरली हम लोग जो निकालते हैं हम लोग को वही लेना है। मतलब जो नॉर्मली मशीन के पीछे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है, जैसे रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वो सब अगर आप कंसिडर कर रहे हैं और सिर्फ उतना ही MHR निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं जनरल MHR। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं और तब आप मशीन आर रेट निकालना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट MHR। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा वो देख लीजिए आप। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट।
मशीन के पीछे जो भी आपका खर्चा लग रहा है पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक हो गया फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं हम लोग। मतलब आप जब मशीन आर रेट निकालेंगे तो मशीन के पीछे होने वाला जो भी खर्चा आप लिख रहे हैं वो खर्चा दो पार्ट में डिवाइडेड है मशीन के पीछे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मशीन का एकदम फिक्स्ड है, मतलब वो खर्चा लगेगा ही लगेगा, चाहे आप मशीन को ऑपरेट करें या ना करें, मतलब मशीन के पीछे वो खर्चा फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? और कुछ खर्चे ऐसे मिलेंगे जो आप मशीन के पीछे आपका खर्चा वेरिएबल इन नेचर को मिलेगा। तो कौन कौन सा खर्चा है जो हम लोग को मशीन के पीछे फिक्स देखने को मिलेगा? जैसे हो गया मशीन के पीछे का आप इंश्योरेंस का खर्चा, ठीक है, मशीन का रेंट का खर्चा, ठीक है, सुपरवाइज़र का खर्चा, लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा है। तो ये सब सारा खर्चा मशीन के पीछे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे मशीन के पीछे का इंश्योरेंस का खर्चा, लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा, लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लिख लीजिए, ठीक है। फिर सुपरविजन का खर्चा लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लो कभी कभी कंज्यूमेबल स्टोर्स देता है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हो सकता है या सन्ड्री ओवरहेड्स दे देगा आपको, वॉटएवर। तो इन सब तरह का खर्चा आप ले लीजिए। कभी कभी इसमें डेप्रिसिएशन भी आता है मशीन के पीछे का, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। मशीन का डेप्रिसिएशन आप फिक्स भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी ले सकते हैं, इसको लेके कोई इशू नहीं है। बेसिकली हम आपको यही बोलेंगे कि जब आपका मशीन का लाइफ इन ईयर्स में दिया हुआ है तो गो फॉर फिक्स्ड, और अगर आपका मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ अगर आपका आवर्स में दिया हुआ है तो गो फॉर वेरिएबल, ठीक है, इफ़ लाइफ इन ईयर्स। लेकिन अगर आपका ईयर्स में भी दिया है, अगर आप उसको वेरिएबल में भी कंसिडर कर दे रहे हैं तो ऐसा लेके कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब सारा खर्चा आप यहाँ पे लिख लीजिए। हम यहाँ पे खर्चा कौन से पीरियड का लिखेंगे, पर मंथ का कि पर एनम का, तो वो सब डिपेंड करता है मशीन कितने घंटे चल रही है। तो इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड, ये अगर आपका डेटा याद रखिएगा, ये अगर आपका डेटा पर एनम पे है तो खर्चा भी पर एनम पे होना चाहिए, और ये खर्चा अगर आपका पर मंथ पे है तो खर्चा भी आपका पर मंथ के बेसिस पे होना चाहिए। तो सब डिपेंड करता है कि इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड क्या है, ठीक है। पहले आप उसको ढंग से कैलकुलेट कीजिएगा, तभी आपका ये खर्चा भी उसके अकॉर्डिंगली बैठेगा। नेक्स्ट, जितना भी खर्चा फिक्स्ड का हो गया वो आप उसको टोटल कर लीजिए। ये आपका खर्चा फिक्स्ड इन नेचर का हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल नेचर का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस को हम लोग रनिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मशीन के पीछे का वेरिएबल खर्चा क्या क्या हो सकता है? मशीन के पीछे का वेरिएबल खर्चा हो गया जैसे आपका पावर, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं आप, अगर आप ऊपर लाइफ में अगर आपका पीरियड दिया हुआ है तो गो फॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, अगर आपका मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स में दिया हुआ है तो गो फॉर वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो हम डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इफ़ एस्टिमेटेड लाइफ इज इन आवर्स, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। इन सब को आप खर्चा कंसिडर कीजिए, इसका टोटल कर दीजिए। ये हो गया आपका मशीन के पीछे का फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये हो गया मशीन के पीछे का वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लीजिए। टोटल इनडायरेक्ट मशीनरी ओवरहेड्स, ये सारा मशीन के पीछे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है, मतलब ए प्लस बी हम अपना फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंसिडर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इतना कर लेने के बाद क्या करना आपको, जैसे इतना हो गया मतलब आप टोटल ओवरहेड्स लिख लिए,
इनडायरेक्ट वाला। ये निकल जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर सम्स में बोलता है कॉम्पोजिट एमएचआर, तो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स के बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलने का मतलब डायरेक्ट वेजेस जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो मशीन का ऑपरेटर का खर्चा, तो मशीन ऑपरेटर का जो भी खर्चा रहेगा, जो भी आप उसको बेसिक डीए बोनस वॉट जो भी आप दे रहे हैं, तो डायरेक्ट वेजेस में यहाँ पे ले लीजिए मशीन ऑपरेटर का खर्चा कितना है, उसी पीरियड के लिए जितना पीरियड के लिए आप अभी तक सारा खर्चा ले रहे थे, मशीन ऑपरेटर का खर्चा और मशीन के पीछे का हेल्पर का खर्चा। सर इन दोनों का क्या क्या खर्चा ले सकते हैं, बेसिक ले सकते हैं, डीए ले सकते हैं, बोनस ले सकते हैं, कोई लीव या हॉलीडे का पेमेंट दे रहा है तो वो ले सकते हैं, जो बेसिकली आपको लग रहा है कि आप लेबर को दे रहे हैं, लेबर या मशीन ऑपरेटर को आप जो दे रहे हैं। तो डायरेक्ट वेजेस इन दोनों का आप ले लीजिए, और जब इन दोनों का भी खर्चा आप इनडायरेक्ट में क्लब कर देते हैं, तब ये हो जाता है टोटल मशीनरी ओवरहेड, इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट। मतलब इसमें इनडायरेक्ट खर्चा और डायरेक्ट खर्चा दोनों कंसिडर हो गया। तो यहाँ पर आपका टोटल ओवरहेड्स कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया 1। नंबर 2, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कि मशीन के पीछे का इफेक्टिव मशीन आवर्स कितना लग रहा है, मतलब मशीन कितने घंटे इफेक्टिवली काम कर रही है, इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड। ठीक है, ये आपका बेसिकली आवर्स में डेटा होगा, ये आपका रुपया में डेटा होगा। थर्ड, फिर यहाँ पे आप कॉम्पोजिट एमएचआर अपना निकाल लीजिए। खर्चा अगर कंबाइंड हो गया है तब आप जो मशीन आर रेट निकालते हैं उसको कॉम्पोजिट एमएचआर बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा, 1/2, ठीक है, मतलब टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स वर्कड, ऐसे कर देंगे, आपका कॉम्पोजिट एमएचआर आ जाएगा। सर अगर डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया है, तो डायरेक्ट वेजेस अगर नहीं दिया हुआ है तो आप टोटल मशीन ओवरहेड जो भी लगा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड से डिवाइड कर दीजिए, आपका कॉम्पोजिट एमएचआर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है। अब बात करते हैं क्या मशीन के पीछे जो लिख रहा है कि मशीन कितना इफेक्टिवली घंटे काम कर रही है, उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, ये इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्क डाटा कैसे है। कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड, इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए मशीन कितने घंटे चल रही है, टोटल नंबर ऑफ मशीन वर्किंग आवर्स, पहले देखना पड़ेगा मशीन कितना घंटा चल रहा है। बहुत बार आप जब सम्स कैलकुलेट करने जाएंगे मशीन वर्किंग आवर्स, तो उसके लिए देखना पड़ता है कि सबसे पहले मशीन कितने दिन चली है। अब मशीन जब कितने दिन चली है ये देखने जाते हैं तो पता चलता है कि मशीन चलाते वक्त साल भर में बहुत पीरियड में कुछ छुट्टी निकल गया, कुछ हॉलीडेज़ है, कुछ संडेज़ है, तो उस समय मशीन यानी ऑपरेट ही नहीं की, काम ही नहीं की, तो आपको वो पोर्शन आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप टोटल मशीन आवर्स वर्क निकालें तो पहले आप क्लियर कर लें कि टोटल इफेक्टिव वर्किंग डेज क्या है, इफेक्टिव वर्किंग डेज क्या है। इफेक्टिव वर्किंग डेज कैसे, साल भर में अगर 365 डेज है तो उसमें से जो जो पीरियड में आपका हॉलीडेज़ है, संडेज़ है, ऑब्वियस सा बात है उस समय मशीन काम नहीं कर रहा है, तो आप वो पोर्शन हटा दीजिए, मतलब वो पीरियड में आपका काम नहीं हुआ है, वो डेज़ आपका काम नहीं हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा 365 डेज़ में साल भर में अगर हॉलीडेज़ और संडेज़ को काम नहीं हो रहा है तो इफेक्टिवली कितना दिन काम हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा आपके पास डेज़ में आ जाएगा। फिर आपको इसको आवर्स में कंप्यूट करना है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स पर डे कितना है, नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स पर डे कितना, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम होते हैं। अगर आपको सम्स में दिया है कि 2 घंटे या 3 घंटे काम होता है तो इतने नंबर ऑफ़ डेज़ में कितना काम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स पर डे कितना है, मतलब आर पर डे, ठीक है, एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है, तो इतना नंबर ऑफ़ डेज़ में कितना काम होगा। तो यहाँ पे पता चल जाएगा नंबर सी में टोटल वर्किंग आवर्स
कितना हो जाएगा, A इंटू बी। आपको पता चल जाएगा मशीन इतने घंटे काम कर रही है। तो क्या इतना से काम हो जाएगा? अब नहीं, अब इसमें तो एडजस्टमेंट करने होंगे। अगर सब में दिया है तो अगर सब में बोलता है क्या मशीन इतने घंटे में कुछ घंटा नॉर्मली आइडल रह जाता है। आइडल आवर्स बोलने का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मशीन रियल में देखा जाए नॉर्मली काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मशीन का कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको रिपेयरिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, वो नॉर्मली रिक्वायरमेंट है। कभी कभी मशीन को सेट करने में टाइम लग जाता है, मशीन को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। कभी कभी देखिएगा मशीन में कुछ मशीन है उसको 1 घंटा ट्रायल रन चलना पड़ेगा। तो वो सब टाइम ऐसा है जो मशीन अगर चल तो रहा है लेकिन वो आइडल ही पकड़ के चलिए, मतलब उसमें आपको कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, मतलब आपका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो भी टाइम ऐसा है जो नॉर्मली आपको पता है कि उस समय मशीन आइडल रहता है, उस समय वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो पोर्शन आप उसको हटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उस पोर्शन में आपका काम हुआ ही नहीं है। तो ऐसा आप वर्किंग आवर्स को बोलते हैं नॉर्मल आइडल आवर्स। तो जो भी नॉर्मल आइडल टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि उस समय प्रोडक्टिव नहीं है तो आप बेसिकली वो चीज़ हटा दीजिए। नॉर्मल आइडल टाइम के अंदर में क्या क्या आएगा? नॉर्मल रिपेयर्स, ठीक है, मशीन सेटिंग एंड एडजस्टिंग टाइम, ठीक है, नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन आवर्स है भाई, उस समय मशीन नहीं काम करेगा। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस आवर्स इसको रखिएगा। ठीक है, या ट्रायल रन के लिए जो मशीन काम मशीन रुका हुआ है या चल भी रहा है तो लेकिन उस समय कोई काम नहीं हो रहा है, ट्रायल रन टाइम। तो ये सब पोर्शन अगर आपका आवर्स में दिया हुआ है तो ये सब आप हटा दीजिएगा। तो अब जो माइनस करके आएगा ये हुआ इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड। इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड मतलब मशीन इफेक्टिवली कितने घंटे चली है। और ये एक बार कैलकुलेट हो गया तो आप समझ जाइएगा कि आपका एमएचआर आराम से कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि जो टोटल मशीन ओवरहेड है, एमएचआर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि इफेक्टिवली मशीन कितने घंटे चल रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इतने घंटे चल रही है तो उसी में आपका इफेक्टिवली इतना खर्चा हो रहा है, तो पर घंटे का रेट, मशीन चलाने का पर घंटे का रेट क्या होगा। ये हो गया कॉम्पोजिट एमएचआर या वॉट आपका सिंपल एमएचआर आ जाएगा। अब एक तो चीज़ ये याद रखना, जब हम लोग मशीन का वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करते हैं, मशीन कितने घंटे चल रही है, ये जो मशीन का वर्किंग आवर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें दो चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि टोटल वर्किंग आवर्स में जो मशीन पोर्शन काम नहीं कर रहा है, जो आवर्स आइडल रह जा रहे हैं, तो उसमें दो पोर्शन है। एक होता है नॉर्मल आइडल आवर्स। नॉर्मल आइडल आवर्स का मतलब क्या होता है? हमको ऐसा घंटा जो हमको पता है कि मशीन नॉर्मली वो टाइम में काम नहीं करेगा, उस टाइम मशीन आइडल रहेगा, या काम अगर कर भी रहा है तो उससे आपको कोई प्रोडक्शन मिलना नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल आइडल आवर्स। जो हमको पता है कि नॉर्मली रिपेयरिंग के लिए, सेटिंग के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, रूटीन मेंटेनेंस के लिए, ट्रायल रन के लिए वो टाइम लेगा अलग से। ठीक है, मतलब वो ऑपरेटिंग इन नेचर का नहीं है। ठीक है, मतलब आपका प्रोडक्टिव इन नेचर का नहीं है। तो ऐसा जो आइडल आवर्स आपको पता है जो नॉर्मली आपके टोटल वर्किंग आवर्स में है और आपको उतना पोर्शन में आपको अगर इंक्लूडेड है तो नॉर्मल आप हटा दीजिए आप, क्योंकि वो पोर्शन आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा। आपको पता है कि उस समय जो काम हुआ है वो काम ना के बराबर है। और एक होता है एबनॉर्मल आइडल आवर्स। एबनॉर्मल आइडल आवर्स का मतलब क्या है? हम सोचे भी नहीं थे और मशीन उतना घंटा लंबा गैप ले रहा है। मतलब अब नॉर्मल आइडल आवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मशीन चलते चलते ब्रेक डाउन हो गया, ये हो गया आपके केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है, आप सोचे भी नहीं थे। ये नॉर्मल आइडल आवर्स तो हम तो जानते हैं कि ये होगा ही होगा, और अकेले मेरे ही फैक्ट्री में नहीं, जो जो मेरे तरह का सिमिलर बिजनेस कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस में जो उसका मशीन है उसमें ये नॉर्मल आइडल वो बैठेगा ही बैठेगा। अब नॉर्मल आइडल आवर्स मतलब मेरे केयरलेसनेस के कारण से, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में लोड शेडिंग हो गया, उस समय मशीन बेकार बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके सोचने के विपरीत हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल आइडल आवर्स मतलब आपके वजह से प्रॉब्लम हुआ है, मशीन चलते चलते ब्रेक डाउन हो गया, मतलब मशीन को बीच में टाइम ही नहीं दिए रुकने के लिए। ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में मशीन चलते चलते अगर ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन होने के बाद मशीन पूरे तरीके से बेकार हो गया, ठीक है, और उस समय जो मशीन काम नहीं कर रहा है वो आपके लिए बहुत भयंकर लॉस हो जाएगा। तो याद रखना, नॉर्मल आइडल आवर्स जो रहेगा वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, अब नॉर्मल आइडल आवर्स डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आइडल आवर्स जो आप माइनस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या है, वो पोर्शन आप, ये जो पोर्शन का आपका जो नुकसान होता है वो आप कस्टमर से रिकवर कर सकते हो। अब नॉर्मल आइडल आवर्स का इतना भयंकर गैप होगा, इतना ज़्यादा ये टाइम आवर्स निकलता है, अगर आप उसको यहाँ से माइनस करने जाओगे तो इसका नुकसान बहुत आपको भारी पड़ेगा, वो रिकवरेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल आवर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रिकवरेबल, इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ये हो गया नॉन रिकवरेबल, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये जो पीरियड का लॉस होता है, ये जो टाइम लॉस होता है आपका, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन फिर कहाँ जाएगा, ये वाला पोर्शन तो भाई हम लोग माइनस कर रहे हैं ये वाला आर्ट्स, तो कहीं ना कहीं हम अपना इस आर्ट्स का मतलब लॉस को रिकवर कर ले रहे हैं, रिकवरेबल। नॉन रिकवरेबल जो अब नॉर्मल आइडल आर्ट्स है ये रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कभी कभी कुछ सम्स में पूछेगा कि अब नॉर्मल आइडल आवर्स का फिर होगा क्या, तो इसका जो भी नुकसान रहेगा इसको अपना कॉस्ट कैलकुलेट करके इसको कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में चार्ज कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना अब नॉर्मल आइडल आवर्स के अंदर में क्या क्या लॉस आता है, जैसे हो गया एक्सीडेंटल लॉस, ठीक है, या लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, फिर आप पकड़ लीजिए लोड शेडिंग, मशीन ब्रेकडाउन, एक्सेट्रा। तो याद रखना ये सब पोर्शन को आपको अब नॉर्मल आइडल टाइम बोलना है। ब्रेकडाउन कभी कभी नॉर्मल भी अगर हुआ तो ऐसे अजम्पशन मत लेना, कभी कभी सब में दे देगा कि मशीन 10% पोर्शन आपका ब्रेक डाउन है, तो ब्रेक डाउन होना कभी भी नॉर्मल नहीं होता, वो हमेशा एबनॉर्मल रहेगा। तो ब्रेक डाउन के लिए कभी भी अगर नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं भी बोल रहा है, उसको ऑलवेज प्रिज्यूम करना कि वो एबनॉर्मल है, ठीक है। ब्रेक डाउन होना ये सब एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है केयरलेसनेस के कारण से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे मशीन आवर रेट का कुछ सम्स बनाते हैं, इलस्ट्रेशंस। मेरे पास ये कुछ इलस्ट्रेशंस है जिसमें सब अच्छा सम्स है, सब एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस का सॉफ्ट कॉपी हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। पहले बेहतर रहेगा कि ये क्वेश्चंस का प्रिंट आप निकाल लीजिए, फिर आप इसको सामने रख करके आप इसका सम्स बनाइए। इसमें जो दिए हुए जो क्वेश्चंस है अगर आप इसको कर लेते हैं तो ऑब्वियस सा बात है एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, इतना फार इनफ होता है, ठीक है। इसमें सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस है, आपका पूरा एमएचआर कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा एमएचआर मतलब सिर्फ मतलब सिंगल टायर एमएचआर कंप्लीट होगा, 2 टायर एमएचआर इसमें नहीं है। 2 टायर एमएचआर का हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार सामने रख देते हैं। सम नंबर 1, अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 1990 फॉर 5 लाख। एक मशीन हम लोग ले रहे हैं 1 जनवरी 1990 को 5 लाख का। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ द न्यू मशीन वॉज 75 लैक्स। बोलता है सारे मशीनरी का कॉस्ट नया मशीन को लेके 75 लाख रुपया पड़ रहा है। फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। मशीन के पीछे का फर्दर डेट आपके सामने है। मशीन का लाइफ दिया हुआ 10 साल। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ 5000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है आपका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये सब कुछ लाइन है, उसको ध्यान रखना। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोलता है क्या 10 साल में आपका 20,000 रुपया लगेगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन पर ईयर। बोलता है मशीन एक साल में 4000 घंटे चलेगी, मतलब नंबर ऑफ मशीन वर्किंग आवर्स दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल द मशीन्स। ध्यान देना ये बात, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये सारे मशीन्स का दिया हुआ है 4500। सारे मशीन्स मतलब 75 लाख। कॉस्ट ऑफ ऑल मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ न्यू मशीनरी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बोलता है क्या, एक घंटे में एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द मशीन। अच्छा, द मशीन पर आवर बोलता है आपकी जो मशीन है वो एक घंटे में बोलती है क्या चार्ज है, एक घंटे का 75 पैसा पर यूनिट। और बोल रहा है क्या एक घंटे में आपकी जो मशीन है वो कितना यूनिट कंज्यूम कर रही है, 25 यूनिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द मशीन पर आवर बोल रहा है क्या 25 यूनिट कंज्यूम कर रही है एक घंटे में।
और मशीन का पर यूनिट का चार्ज कितना है, 75 पैसा पर यूनिट। ठीक है, सम्स करेंगे तो इसको चीज़ को दिखाएंगे। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, मतलब आपकी जो मशीन है वो आपका कितना जगह लेती है, 100 स्क्वायर फुट, और अदर मशीन आपका कितना जगह ले रही है, 1500 स्क्वायर फुट। ये आपका एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है। रेंट का खर्चा पर मंथ दिया हुआ डिपार्टमेंट का 800 रुपया। लाइटिंग चार्जेस बोलता है 20 पॉइंट्स फॉर द होल डिपार्टमेंट। लाइटिंग पॉइंट्स बोल रहा है क्या, या लाइटिंग चार्जेस जो है वो होल डिपार्टमेंट में 20 पॉइंट्स लगता है, 20 पॉइंट्स लगता है, जिसमें से आपकी जो मशीन है वो अकेले सिर्फ 3 पॉइंट्स लेके रखी है। ठीक है, और उसका चार्जेस आता है 120 रुपये पर मंथ। आपको बोलता है कंप्यूट द मशीन आर रेट फॉर द न्यू मशीन। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ उस सिंगल मशीन का पर घंटे का चार्ज निकालना है। क्या, कंप्यूट द मशीन आर रेट फॉर द मशीन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे निकलेगा। सम नंबर 1, सबसे पहले इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्क निकाल लेते हैं। इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड, तो कितना घंटा चल रहा है, 4500 घंटा। ये भी क्लियर कर लो, ये पर मंथ है कि पर एनम है। सब में लिखा हुआ है 4000 घंटा। ठीक है, तो इफेक्टिव मशीन आवर्स वर्क जो दिया हुआ है 4000 पर ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दे रहे पर एनम, एक साल में 4000 घंटा चल रहा है। तो इसको कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ठीक है। एक्सपेंसेस के कैटेगरी को डिवाइड कर दें, कुछ है फिक्स एक्सपेंसेस और कुछ है वेरिएबल एक्सपेंसेस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेटा है उसमें देखिए मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है, मशीन का लाइफ है, मशीन का स्क्रैप वैल्यू है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये क्या चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि मशीन के पीछे का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो चलिए हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। मशीन का लाइफ आपका किस में दिया हुआ है, ईयर्स में है क्या? यस, मशीन का लाइफ ईयर्स में है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन पहले निकाल लेते हैं। तो मशीन का कॉस्ट हो गया आपका, नई मशीन का कॉस्ट कितना है, 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू हो गया आपका 5000 डिवाइडेड बाय मशीन का लाइफ कितना है, 10 साल। तो 5 लाख माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, तो एक साल का आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 49,500। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपका बोलता है फॉर द मशीन के लिए, आपकी मशीन के लिए कितना लग रहा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा 20,000 रुपया लग रहा है। और ये जो खर्चा लग रहा है 20,000 रुपया, ये कितने पीरियड के लिए लग रहा है, ये 10 साल के लिए लग रहा है, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो हमको तो एक साल का निकालना है, 20,000 डिवाइड बाई 10, 2,000 रुपया। याद रखना हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन का जो आवर्स वर्कड है, मशीन कितने घंटे चल रही है, 4000 घंटा, ये एक साल का है। तो हम लोग को सारा जो खर्चा भी यहाँ पे निकालना है वो सब एक साल का निकालना है। बेहतर रहेगा आप अमाउंट की जगह आप ये लिख दीजिए, कॉस्ट पर एनम, अब रुपया का साइन दे दीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। कल को मंथ का डेटा रहेगा तो हम यहाँ पे सारा खर्चा पर मंथ पे लिखेंगे, कॉस्ट पर मंथ। तो यहाँ हो गया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट मेरा खर्चा क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके क्या लिखा हुआ है, एनुअली फॉर ऑल द मशीन्स 4,500 रुपया।
इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 4,500 रुपये, ये ऑल मशीन्स का है एनुअली। 1 साल का खर्चा है तो अच्छी बात है, हमको 1 साल का ही चाहिए, लेकिन इस सारे मशीन का है। तो इंश्योरेंस का खर्चा किसके ऊपर रिकवर होता है? मशीन के कॉस्ट के ऊपर में। तो 4,500 रुपया मेरा जो खर्चा लग रहा है ये सारी मशीन्स के ऊपर लग रहा है। तो सारी मशीन्स का कॉस्ट कितना है? 75 लाख रुपीज़। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम जो 4,500 रुपया लग रहा है ये सारे मशीन्स के कॉस्ट के ऊपर लग रहा है। तो सारे मशीन्स का कॉस्ट कितना है? 75 लाख रुपया। तो उसमें नई मशीन का कितना है? 5 लाख रुपया। ठीक है, तो 4500 रुपया अगर 75 लाख के लिए, तो 5 लाख के लिए कितना होगा? 4,500 डिवाइड बाई 75 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 300। इंश्योरेंस प्रीमियम भी ले लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ले लीजिए, जिसको हम लोग पावर बोल रहे हैं। पावर का क्या डेटा है? लिखता है क्या? एक यूनिट में 1 घंटे में 25 यूनिट कंज्यूम होता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द मशीन पर आवर। बोलता है 1 घंटे में 25 यूनिट कंज्यूम होता है और 1 यूनिट का चार्ज कितना है? 75 पैसा। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे। 1 घंटे में 25 यूनिट्स लगता है, 25 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है। तो हमारी मशीन कितने घंटे काम कर रही है? 4,000 घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर 25 यूनिट लग रहा है तो 4,000 घंटे में कितना यूनिट कंज्यूम होगा? 25 इंटू 4,000 मतलब 1 लाख यूनिट्स। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? बोलता है 1 यूनिट का कॉस्ट है 75 पैसा, 0.75। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 0.75, 75,000 रुपया। तो पावर का खर्चा आ गया 75,000। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बाद है रेंट। रेंट का खर्चा फिक्स में लेके आइए। रेंट लिखा हुआ है पर मंथ ऑफ द डिपार्टमेंट। ध्यान देना, रेंट जो है डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। तो 800 रुपया पर मंथ है, तो साल भर का कितना हो गया? 9,600। और ये रेंट का जो खर्चा होता है किसके ऊपर रिकवर होगा? फ्लोर एरिया के ऊपर में। तो फ्लोर एरिया कितना दिया हुआ है? बोलता है आपकी जो मशीन, जिस मशीन का हम MHR कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एरिया है 100 स्क्वायर फुट और अदर मशीन लेता है 1500 स्क्वायर फुट। तो टोटल पूरा मशीन इंक्लूडिंग न्यू मशीन कितना जगह ले लिया? 1600 स्क्वायर फुट। तो हम यहाँ लिखेंगे 800 इंटू 12, 9,600 जो है ये पूरे मशीन पूरे डिपार्टमेंट का है। तो डिपार्टमेंट के अंदर में पूरी मशीन आ गई। तो 9,600 100 प्लस 1500, 1600 स्क्वायर फुट के लिए है। तो आपकी जो मशीन जो है 100 स्क्वायर फुट जगह ली है उसके लिए रेंट का खर्चा कितना होगा? ठीक है, तो 9,600 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 600 रुपया रेंट। नेक्स्ट आ रहा है लाइटिंग चार्जेस। लाइटिंग चार्जेस किस हिसाब से लग रहा है? लिखा है होल डिपार्टमेंट में 20 पॉइंट्स लगता है, जिसमें से 3 पॉइंट्स ही आपके मशीन के लिए लग रहा है। और लाइटिंग चार्जेस कितना है? 120 रुपये पर मंथ। तो 120 रुपये पर मंथ तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 1 साल का खर्चा लाइटिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय, ये पूरे होल डिपार्टमेंट में लग रहा है। पूरा होल डिपार्टमेंट में 20 पॉइंट्स है और आप जो इस मशीन का निकाल रहे हैं वो 3 पॉइंट्स ही पे कंज्यूम हो रहा है। तो 120 इंटू 12, 1440 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 216 रुपया। ठीक है, और तो कोई खर्चा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड वाले का टोटल कर देते हैं। वेरिएबल में बस इतना ही है, इसका भी टोटल कर दीजिए। 49,500 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 216, तो 50,616 रुपया आ गया आपका यहाँ पे। 75 और 2 77,000 आपका वेरिएबल हो गया। ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल ओवरहेड्स A प्लस B कितना हो जाएगा? इसको ना A, इसको बड़ा B रख दीजिए। टोटल ओवरहेड्स बेहतर रहेगा, इसको रोमन कर दे रहा है। टोटल ओवरहेड्स A प्लस B, तो 50,616 प्लस 77,000 कितना हो गया? 127,616, 1,27,616 रुपया।
ये जो खर्चा लग रहा है वो टोटल कितने मशीन आवर्स के लिए लग रहा है, टोटल इफ़ेक्टिव मशीन आवर्स वर्कड, ये जो है 4000 घंटे के लिए लग रही है। इतना खर्चा लग रहा है मशीन को 4000 घंटे चलाने के लिए, तो मशीन का पर घंटे का चार्ज कितना हो जाएगा, 1/2, 127,616 डिवाइड बाई 4000, तो ये आपका आ गया मशीन आवर रेट 31.904। एकदम सिंपल सा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से आपको इस नंबर को आप स्कोर कर लेंगे आप एग्ज़ाम में, तो पकड़ के चलिए एग्ज़ाम में आता ही है ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर या 7 नंबर का सम से आ सकता है, डिपेंड करता है कि इसके अंदर का डेटा कितना बड़ा है। डेटा अगर बड़ा हुआ तो ये क्वेश्चन 10 का भी हो सकता है, डेटा अगर कम हुआ तो ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स का भी हो सकता है। कुछ नहीं है इसमें, आराम से थोड़ा सा आपको फोकस बनाए रखना है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान रखना है कि कब कौन सा टाइम में पर मंथ बोल रहा है, कब कौन से टाइम में पर ईयर बोल रहा है, कब ये डिपार्टमेंट का बात कर रहा है, कब ये सिंगल मशीन का बात कर रहा है। तो मशीन आवर रेट बस इसी चीज़ को लेकर के वो कॉम्प्लेक्स करेगा, थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएगा, बाकी इस मशीन आवर रेट में कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।